तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे स्टेबिलिटी, इक्विलिब्रियम या बैलेंस के बारे में। तो जो हमारा अभी तक का जो अंडरस्टैंडिंग हमने सीखी है इक्विलिब्रियम के बारे में, उसमें ये पहली बात, इक्विलिब्रियम होता क्या है ये हम लोग पढ़ चुके हैं कि संतुलन या संतुलन को बनाए रखने की स्थिति या संतुलन में बने रहने की स्थिति, ये सब कुछ इक्विलिब्रियम के अंतर्गत आता है। और इसी तरह एक स्टेबिलिटी चीज़ होती है जिसको साम्यावस्था भी बोलते हैं, और एक बैलेंस होती है जिसको संतुलन कहते हैं। तो इक्विलिब्रियम, जिसको कि हम आमतौर पर समतुल्यता या साम्यावस्था भी के शब्द से भी इस्तेमाल करते हैं, वो बेसिकली जो चीज़ जुड़ी हुई है वो हमारी स्टेबिलिटी से जुड़ी हुई है। तो आज हम ये जानेंगे कि वह कौन कौन से मुख्य कारक हैं जिनकी वजह से हमारे इक्विलिब्रियम पर असर पड़ता है। 3 तरह के इक्विलिब्रियम की हमने जानकारी ले चुके हैं। वन वॉज स्टेबल इक्विलिब्रियम, दूसरा था अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, और तीसरा था न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और स्टेबल इक्विलिब्रियम, तो ये तीनों ही इक्विलिब्रियम जो हैं ये हमारे साम्यावस्था के प्रकार हैं, जिनको कि हम अलग अलग तस्वीरों के माध्यम से भी जान चुके हैं, समझ चुके हैं। उसमें जो स्टेबल इक्विलिब्रियम था, उसमें अगर हम किसी वस्तु पर कोई फोर्स लगाते हैं और फोर्स लगाने के बाद, छोड़ने के बाद अगर वो वस्तु अपनी पूर्व की स्थिति में वापस लौटती है तो उसे हम लोग स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। दूसरा था हमारा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, जिसमें कि किसी चीज़ पर फोर्स लगाने के बाद, थोड़ी सी भी फोर्स लगाने के बाद वो अपनी पूर्व की स्थिति में नहीं लौटती और एक नई स्थिति में आ जाती है, वो था हमारा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और तीसरा था न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। उसमें भी हम वस्तु पर फोर्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फोर्स इस्तेमाल करने के बाद जो वस्तु है वह अपनी जगह से दूर हट जाती है या फिर अलग हो जाती है, परंतु उसकी जो गुरुत्व केंद्र की ऊंचाई है आधार क्षेत्र के सापेक्ष में, उसमें कोई बदलाव नहीं होता और ना ही उसकी शेप में कोई बदलाव होता है। तो ऐसा इक्विलिब्रियम जो होता है वो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम या उदासीन इक्विलिब्रियम होता है। तो ये 3 तरह के साम्यावस्था होती हैं, और मुख्यतः हमारे जो खेलों के क्षेत्र में हम लोग स्टेबिलिटी बनाए रखना चाहते हैं, स्टेबिलिटी को बनाए रखना चाहते हैं। तो स्टेबिलिटी होती क्या है? तो स्टेबिलिटी तो किसी भी वस्तु की वह दशा है जिसमें कि रुके हुए या चलते हुए या आराम की अवस्था में रहती है। खेल गतिविधियों में भी स्टेबिलिटी का या संतुलन का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है, और आमतौर पर जो स्थायित्व को संतुलन या साम्यावस्था की स्थिति भी कहते हैं आमतौर पर। तो जब भी कोई वस्तु या व्यक्ति गतिमान होती है तब वह वास्तव में अपने स्थायित्व की स्थिति में बदलाव कर रही होती है, और ये अनेक दशाओं में पाई जाती है, चाहे बैठने की स्थिति में हो, चाहे चलने की स्थिति में हो, खड़े होने की स्थिति में हो, या दौड़ने की स्थिति में हो, या बल का प्रयोग करते समय की स्थिति में भी इस साम्यावस्था की स्थिति को बनाया जा सकता है। जब भी बल किसी सीधी रेखा में लग रहा हो या घुमावदार रेखा में लग रहा हो तो हम उसकी स्थिति को बदलना चाह रहे होते हैं। तो फैक्टर्स कौन से हैं, ऐसे कौन से कारक हैं जो कि हमारे साम्यावस्था की स्थिति को या बैलेंस की स्थिति को डिटरमाइन करते हैं? उनमें सबसे पहला है हाइट ऑफ सीजी। हाइट ऑफ सीजी, हाइट ऑफ सीजी का मतलब होता है कि आपके शरीर का, या जिस शरीर की या जिस वस्तु की हम बात कर रहे हैं, उसके गुरुत्व केंद्र की ऊंचाई कितनी है। ऊंचाई किसके सापेक्ष में? ऊंचाई आधार क्षेत्र के सापेक्ष में। तो आधार क्षेत्र से जितना ज़्यादा ऊंची आपकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी या गुरुत्व केंद्र होगा, उतनी ही बॉडी जो है वो उसकी स्टेबिलिटी कम होगी। या दूसरे शब्दों में कहें कि गुरुत्व केंद्र जितना आधार क्षेत्र के पास होगा हाइट वाइज,
उतनी ही बॉडी स्टेबल ज़्यादा होगी। यानी हाइट ऑफ सी जी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ बॉडी। अगर सब चीज़ें समान हैं तो लंबा या ऊंचा व्यक्ति जो होगा उसकी स्टेबिलिटी कम होगी बजाय इसके कि जो छोटा व्यक्ति होगा। तो इसका मतलब सीधा सा हुआ कि स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए हमें अपने गुरुत्व केंद्र को थोड़ा नीचा रखना पड़ेगा, जैसा कि अलग अलग खेलों में हम लोग करते हैं। जैसे जब बास्केटबॉल में डिफेंस की पोजीशन लेते हैं हम लोग, तो घुटने मोड़ के हम लोग बॉडी को नीचे लाते हैं। उसका मुख्य कारण है कि हमें बैलेंस की स्थिति को बढ़ाना होता है, जिससे कि हम जो अपोजिट टीम का खिलाड़ी है उससे बॉल छीनने में या फिर उसके मूवमेंट को पहले से पता लगाने में मदद ले सकें। दूसरा बिंदु जो फैक्टर है वह है बेस ऑफ सपोर्ट। बेस ऑफ सपोर्ट यानी आधार क्षेत्र। आधार क्षेत्र का जो साइज़ है, आधार क्षेत्र का जो साइज़ है वो सीधे तौर पर आपकी स्टेबिलिटी को प्रभावित करता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं बेस ऑफ सपोर्ट। और बेस ऑफ सपोर्ट क्या है? यह वह क्षेत्र है जो कि हमारे बॉडी के जो भी पार्ट ज़मीन को या फिर जहाँ पर हम खड़े हैं या फिर जिसको हम सहारा ले रहे हैं, उन बिंदुओं को मिलाकर जो एक एरिया बनता है उसको हम आधार क्षेत्र बोलते हैं। जैसे कि अगर हम सीधे खड़े हुए हैं पैर अपने कंधों की चौड़ाई के साथ, तो हमारा जो आधार क्षेत्र है वो एक लाइन से अगर हम कोई फिगर बनाएं जो कि हमारे दोनों पैरों को कवर कर रही हो, तो वो हमारा आधार क्षेत्र कहलाएगा। अगर हम अपना एक पैर हवा में उठा लें खड़े होते हुए, तो सिंगल पैर जो ज़मीन पर टिका हुआ है उसके चारों तरफ अगर एक सीधी रेखा खींचेंगे उसको कवर करते हुए, तो जितना एरिया कवर हुआ वो हमारा आधार क्षेत्र होगा। यानी आधार क्षेत्र को हम अपनी बॉडी पोजीशनिंग या बॉडी के जो बिंदु होते हैं अलग अलग, उनका इस्तेमाल करते हुए घटा या बढ़ा सकते हैं। तो आधार क्षेत्र जब हम नॉर्मली खड़े होते हैं, आधार क्षेत्र जब हम नॉर्मली खड़े होते हैं तो दोनों पैरों का जो एरिया बनता है सीधी रेखा में, वह उसका आधार क्षेत्र कहलाता है। अब एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ देख सकते हैं, उदाहरण के लिए, जैसे आपने बीमार व्यक्ति देखे होंगे जिनको मान लीजिए पैर में चोट लगी हो, तो वो बैसाखी या फिर किसी लकड़ी या लाठी का सहारा लेते हैं। चूँकि उनके पैरों में चोट लगी होती है तो उनको चलने में दिक्कत होती है, उनको लड़खड़ाना हो सकता है उनका, वो गिर सकते हैं। तो उसकी वजह से वो अपने हाथ में एक सहारे के लिए लकड़ी रखते हैं या फिर लाठी रखते हैं या फिर बैसाखी रखते हैं। तो उन बैसाखियों का इस्तेमाल करके वो क्या कर रहे होते हैं, अपना जो एरिया ऑफ बेस ऑफ सपोर्ट है उसको बढ़ा रहे होते हैं। उसके बढ़ाने की वजह से उनको एक जगह से दूसरी जगह चलने में या पहुंचने में आसानी रहती है, क्योंकि उन्हें स्टेबिलिटी उनकी बढ़ जाती है एरिया ऑफ बेस ऑफ सपोर्ट बढ़ाकर। यही काम हम खेलों में भी करते हैं। जब हमें बैलेंस की स्थिति बढ़ानी होती है, जैसे कि आपने क्रिकेट में देखा होगा कि जो स्लिप में लोग खड़े होते हैं विकेट कीपर के पास, तो उन लोगों का जो खड़े होने का तरीका है वो पैरों को थोड़ा चौड़ा करके खड़े होते हैं और थोड़ा डाउन यानी अपने हिप्स को थोड़ा नीचे करके खड़े होते हैं, जिससे कि बैलेंस की स्थिति को ज़्यादा बैलेंस की स्थिति में वो लोग खड़े हो सकें। क्यों ऐसा खड़ा होते हैं? क्योंकि दे हैव टू टेक क्विक एक्शन। जैसे ही बॉलर बॉल करता है तो बैट से बॉल टच होकर उनके पास आने में बहुत कम समय लेती है, तो उनके पास वह रिएक्शन करने के लिए बहुत कम समय होता है। तो ऐसी स्थिति में जब बहुत ही कम समय चाहिए और होता है आपके पास, तो आपको पूर्ण बैलेंस की स्थिति में रहना पड़ता है। तो वह लोग थोड़ा झुककर और पैर चौड़े करके खड़े होते हैं। इसी प्रकार जब बैडमिंटन खेल में भी जब शॉट आ रहा होता है अपोजिट टीम की तरफ से, तो ज़्यादातर खिलाड़ी
कहाँ खड़े होते हैं? बैडमिंटन के बीच कोर्ट में, वह भी पैर चौड़े करके और थोड़ी पोजीशन को डाउन करके, क्योंकि बैलेंस की स्थिति करनी है। क्योंकि शटलकॉक जब तेज़ आती है तो उन्हें रिएक्शन टाइम कम मिलता है, तो बैलेंस ज़्यादा अच्छा होना चाहिए जिससे कि वो शटलकॉक को रिटर्न कर सके, तो वो भी थोड़ा झुके हुए खड़े होते हैं। ऐसे हर गेम में आपको एग्जाम्पल मिल जाएगा जहाँ पर कि हम बैलेंस बढ़ाने के लिए अपने आधार क्षेत्र को बड़ा कर रहे होते हैं। इसी प्रकार जब जिम्नास्टिक में बैलेंसिंग बीम पर कोई महिला अपना एक्सरसाइज कर रही होती है, तब वह अपने हाथों को चौड़ा रखने की कोशिश करती है, उससे भी बैलेंस मेंटेन होता है। अब सीधी यहाँ पर क्या बात हमें समझ में आई कि बेस ऑफ सपोर्ट जितना ज़्यादा होगा, स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी, यानी दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, वो एक दूसरे के समानुपाती हैं। तो समानुपाती होने की वजह से एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी चीज़ भी इंक्रीज होगी। अब तीसरा फैक्टर है रिलेशन ऑफ लाइन ऑफ ग्रेविटी टू बेस ऑफ सपोर्ट। हमने पिछली क्लासेस में बात कर चुके हैं इस बात की कि लाइन ऑफ ग्रेविटी क्या होती है। लाइन ऑफ ग्रेविटी वो सीधी रेखा है जो कि गुरुत्व केंद्र से होते हुए जिस आधार क्षेत्र पर हम खड़े हैं या कोई वस्तु है वहाँ से होते हुए नीचे की ओर आती है, और वह हमेशा लंबवत होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो अगर हमें स्टेबिलिटी की स्थिति बनाए रखनी है तो हमारी लाइन ऑफ ग्रेविटी हमारे बेस ऑफ सपोर्ट के अंदर से होते हुए जानी चाहिए, तभी हम सीधी मुद्रा या फिर स्टेबल पोस्चर में खड़े हो सकते हैं या बैठ सकते हैं। तो लाइन ऑफ ग्रेविटी क्या है? गुरुत्व रेखा, एक वर्टिकल लाइन जो कि लंबवत होती है। लंबवत यानी सीधी हमारे आधार क्षेत्र से होती हुई जाती है। जब तक ये आधार क्षेत्र में बनी रहती है तब तक हम किसी न किसी मात्रा के संतुलन में बने रहते हैं। यहाँ मात्रा का संतुलन की मात्रा की क्यों बात कर रहे हैं हम लोग? क्योंकि संतुलन की मात्रा भी घट और बढ़ सकती है। कभी आप कम स्टेबल भी हो सकते हैं, कभी ज़्यादा स्टेबल भी हो सकते हैं। तो लाइन ऑफ ग्रेविटी या गुरुत्व रेखा आधार क्षेत्र के जितना मध्य में होगी, जितना बीच में होगी, उतना ही संतुलन की मात्रा ज़्यादा होगी, और जितना ये आधार क्षेत्र के किनारे की तरफ होगी उतना ही संतुलन की मात्रा कम होती चली जाती है। तो लाइन ऑफ ग्रेविटी का बेस ऑफ सपोर्ट के मध्य में बने रहना ठीक माना जाता है अगर वस्तु एक ही स्थिति में बनी हुई है। यहाँ पर दूसरी एक और बात ध्यान देने योग्य है कि ये लाइन ऑफ ग्रेविटी का आधार क्षेत्र के में बने रहना तो ज़रूरी है ही, लेकिन ऐसी स्थिति में उदाहरण के लिए मान लीजिए आपको कोई धक्का दे रहा है आपके पीछे की ओर, तब उस स्थिति में ये वाली चीज़ मायने नहीं रखती कि आपकी गुरुत्व रेखा आधार क्षेत्र के मध्य में हो, बल्कि उस समय संतुलन की स्थिति बनाए रखने के लिए इस रेखा का किनारे पर होना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वो भी किस किनारे पर? वह उस किनारे पर कि जिधर से आपके ऊपर बल लगाया जा रहा है। तो यानी अगर सामने से बल लगाया जा रहा है आपको पीछे धक्का देने के लिए, तो आपका आधार क्षेत्र बढ़ाने के लिए आप अपने पैरों को आगे पीछे करते हैं और साथ ही साथ अपनी गुरुत्व रेखा को अपने आधार क्षेत्र के अगले हिस्से के पास रखते हैं, जिससे कि अगर आपके सामने से जो बल लग रहा है वह बल जब लगे तो आपके पास ज़्यादा रेंज हो आपकी गुरुत्व रेखा को मूव करने के लिए, जिससे कि संतुलन की स्थिति को ज़्यादा देर तक मेंटेन किया जा सके। यानी यहाँ पर कौन सा फैक्टर आया?
कि अगर बल लगाया जा रहा है किसी वस्तु पर तो लाइन ऑफ ग्रेविटी या गुरुत्व रेखा का आधार क्षेत्र के मध्य में होना आवश्यक नहीं है संतुलन बनाए रखने के लिए या मजबूत संतुलन बनाए रखने के लिए, बल्कि उसको किनारे की तरफ होना चाहिए जिधर से कि बल लग रहा है। ठीक, तो ये बात हुई कि लाइन ऑफ ग्रेविटी की पोजीशन कैसी होनी चाहिए, गुरुत्व रेखा की स्थिति कैसी होनी चाहिए। अब तीसरा, तीन चीज़ें हो चुकी हैं, इसमें और भी हैं। चौथी आती है प्रॉपर्टीज़ ऑफ सपोर्टिंग सरफेस। प्रॉपर्टीज़ ऑफ सपोर्टिंग सरफेस का मतलब कि जिस चीज़ पर या जिस तल पर आप खड़े हैं उसकी प्रॉपर्टी कैसी है। यहाँ पर एक चीज़ फैक्टर सामने आता है जिसको बोलते हैं फ्रिक्शन। फ्रिक्शन यानी घर्षण। यहाँ घर्षण का फैक्टर सामने आ जाता है, यानी घर्षण जितना ज़्यादा होगा स्टेबिलिटी भी उतनी बढ़ेगी। लेकिन उसके साथ ड्रॉबैक क्या है, घर्षण अगर बहुत ज़्यादा होगा तो मूवमेंट भी रेस्ट्रिक्ट हो जाता है। आपके जो आसानी से एक जगह से दूसरी जगह चलने की या फिर अपनी पोजीशन बदलने की जो स्थिति है वो भी बाधित हो जाती है अगर फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा है तो इसका ऑप्टिमम लेवल पर बने रहना ज़रूरी होता है। अगर बाकी सभी चीज़ें समान हैं तो फ्रिक्शन जितना ज़्यादा होगा सपोर्टिंग सरफेस और बॉडी पार्ट जो आपका टच हो रहा है उसके साथ, उतनी ही ज़्यादा स्टेबिलिटी आपकी बनी रहेगी। जैसे कि जब हम चिकनी सरफेस पर या फिर वुडन सरफेस पर खेल रहे होते हैं तब हमारे जूते जो हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो रबर सोल के जूते इस्तेमाल कर रहे होते हैं, क्योंकि रबर सोल के जूतों के बिल्कुल एंड पार्ट्स पर बारीक बारीक प्रोजेक्शंस होते हैं। उन बारीक बारीक प्रोजेक्शंस की वजह से जो लकड़ी जिसके ऊपर हम खेल रहे होते हैं उनमें भी बारीक बारीक छोटे छोटे छिद्र और प्रोजेक्शंस होते हैं। तो दोनों जूतों में और लकड़ी के बीच घर्षण की मात्रा बढ़ जाती है। तो इस घर्षण की मात्रा बढ़ने की वजह से हम अपनी स्टेबिलिटी को ज़्यादा अच्छी तरह मेंटेन कर पाते हैं। यहीं पर अगर आप उसी लकड़ी के सरफेस पर ऐसे जूतों के साथ खेलें जिनके जो सोल है वो रबर का ना बना होकर वो किसी चिकनी सरफेस का बना हुआ है, जैसे कि आपके फॉर्मल शूज़ होते हैं, तो अगर उन शूज़ के साथ खेलेंगे तो घर्षण में कमी आ जाएगी। तो घर्षण में उस कमी होने की वजह से आपकी स्टेबिलिटी लो हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो जो दो सरफेस आपस में टच हो रही हैं उस पर भी डिपेंड करता है कि आपकी स्टेबिलिटी कितनी बनी रहेगी। लेकिन इसके साथ एक फैक्टर जुड़ा हुआ है घर्षण के साथ कि इसका बहुत कम होना भी नुकसानदायक है और बहुत ज़्यादा होना भी नुकसानदायक है। यह डिपेंड करता है कि आप एक्टिविटी कैसी कर रहे हैं। जैसे कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं जहाँ पर कि घर्षण का कम होना फ़ायदेमंद होता है, जैसे कि बर्फ़ पे स्केटिंग का एक गेम होता है जिसमें कि हम अलग अलग मुद्राएं बनाते हैं चलते हुए और स्टील के जूते इस्तेमाल करे जाते हैं। उन स्टील के जूतों से और बर्फ़ के ऊपर चलने से जो फ्रिक्शन होता है वो बहुत कम होता है, क्योंकि वहाँ ग्रेसफुल मूवमेंट्स की आवश्यकता होती है। तो फ्रिक्शन जो है इतना ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए कि वो आपके मूवमेंट को डिस्टर्ब कर दे और इतना कम भी नहीं होना चाहिए कि वो आपकी स्टेबिलिटी को न्यूनतम स्तर तक ले आए। तो इसका ऑप्टिमम लेवल पर बने होना ज़रूरी होता है। इसीलिए अलग अलग खेलों में अलग अलग तरह के सरफेस होते हैं, अलग अलग तरह के जूतों का इस्तेमाल होता है। जैसे कि हॉकी में एस्ट्रोटर्फ का इस्तेमाल होता है और स्टड्स जूते होते हैं,
ग्रिप्स बना के रखने के लिए। फुटबॉल में घास पर हम खेलते हैं और उसमें भी ऐसे जूतों का इस्तेमाल होता है जिनमें कि नीचे मोटे स्टड्स बने होते हैं, जिससे कि हम अपने दिशा को बदलते हुए आसानी से उनका इस्तेमाल करके अपने बैलेंस को बना के रख सकते हैं। और एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, जैसे कि जब क्रिकेट में फास्ट बॉलर होते हैं तो उनके जूतों में कीलें लगी रहती हैं जिन्हें स्पाइक्स बोलते हैं। वो स्पाइक्स जब वो दौड़कर आते हैं और कूदकर बॉल करते हैं तो वो स्पाइक्स ज़मीन में गड़कर उन्हें फिसलने से बचाती हैं और स्टेबिलिटी प्रदान करती हैं। तो ऐसे हर गेम में आप देखेंगे कि जूतों का जो वेरिएशन है वो बदलता रहता है। हॉकी में अलग तरह के जूते इस्तेमाल होते हैं सरफेस के वजह से। बास्केटबॉल में रबर सोल यूज़ होते हैं, है ना। क्रिकेट में स्पाइक्स भी यूज़ होते हैं, नॉन स्पाइक्स भी यूज़ होते हैं। डिपेंड करता है कि आप किस पोजीशन पर फील्डिंग, बैटिंग या बॉलिंग कर रहे हैं। तो फ्रिक्शन एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ सपोर्टिंग सरफेस इसीलिए होती हैं। छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन बड़ा मायने रखती हैं। अब इसी में जो सपोर्टिंग सरफेस की बात कर रहे हैं फ्रिक्शन की, तो जो जैसे बीमार लोग बैसाखियों का इस्तेमाल करते हैं तो उन बैसाखियों के नीचे भी वह रबर की छोटा सा रबर भी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि रबर क्या है, चिकनी सरफेस पर रबर फिसलती नहीं है, जिसकी वजह से उनकी जो बैसाखियां हैं वो चिकनी सरफेस पर भी आसानी से चल सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल मैंने आपको स्केटिंग का बताया ही था, उसमें स्टेबिलिटी हमें कम रखनी पड़ती है जिससे कि कोऑर्डिनेशन हमें ज़्यादा दे सकें। और इसी तरह बास्केटबॉल में भी हम रबर सोल के जूतों का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि हमारे जूतों के और जो वुडन सरफेस है उसके बीच मजबूती बनी रहे, फ्रिक्शन बना रहे, जिससे कि हम बैलेंस की स्थिति ज़्यादा देर तक मेंटेन कर सकें। इसके अलावा सरफेस में दो चीज़ें और आती हैं, वो आती हैं सॉफ्टनेस ऑफ सपोर्टिंग सरफेस। जैसे कि अगर आप गद्दे पे जैसे कुश्ती होती है, ताइक्वांडो होता है, जूडो होता है, ऐसे खेल होते हैं, तो उसमें उसको सरफेस को सॉफ्ट रखना पड़ता है। सॉफ्ट किस लिए रखना पड़ता है, क्योंकि उसमें कॉम्बेटिव स्पोर्ट्स होने के नाते उसमें व्यक्ति एक दूसरे के ऊपर गिरते भी हैं, जिससे कि चोट लगने से बचाना पड़ता है। तो उस सरफेस का सॉफ्ट होना ज़रूरी है। परंतु सॉफ्ट होने के साथ साथ क्या है कि उसमें ताकत भी ज़्यादा लगानी पड़ती है, क्योंकि जब आप ताकत लगाते हैं तो न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है फॉर एवरी एक्शन देयर इज़ इक्वल रिएक्शन। तो जब ताकत लगाते हैं तो पैरों से जब गद्दा दबता है तो कुछ फोर्स गद्दे को दबाने में चली जाती है और हमें रिपल्सिव फोर्स कम मिलती है। तो ऐसी सरफेस पर भी हमें फोर्स ज़्यादा लगानी पड़ती है। तो उस मैट्स को कभी कभी हार्ड मैट्रेस भी इस्तेमाल करने पड़ते हैं, जिससे कि स्टेबिलिटी को बढ़ाया जा सके और एनर्जी को बचाया जा सके। इसके अलावा एक चीज़ और होती है इंक्लिनेशन ऑफ सपोर्टिंग सरफेस, के जो सरफेस पर हम चल रहे हैं वो कितनी झुकी हुई है या सीधी है। यानी अगर झुकावदार है तब हमें फ्रिक्शन या स्टेबिलिटी हमारी डिस्टर्ब हो सकती है। तो इंक्लिनेशन जितना ज़्यादा होगा, यानी झुकाव जितना ज़्यादा होगा किसी चीज़ का, उतना ही हमारा संतुलन कम हो जाएगा। और इंक्लिनेशन क्या होता है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, झुकाव का कोण। इसके बाद एक और फैक्टर है जिसमें कि हम जानते हैं कि सेगमेंटेशन मेथड बोलते हैं इसको इंग्लिश में। और सेगमेंटेशन मेथड में हिंदी में उसको बोलते हैं अभिविन्यास, खंड अभिविन्यास सिद्धांत। तो खंड विन्यास सिद्धांत कहता है कि यदि शरीर का कोई हिस्सा
किसी दिशा में परिवर्तित होता है तो उसी के सापेक्ष में विपरीत दिशा में प्रतिपूरक के रूप में शरीर का कोई अन्य हिस्सा संतुलन में मदद करता है और स्थायित्व को बनाए रखने की कोशिश करता है। कहने का मतलब, जैसे कि मान लीजिए आप कोई वज़न उठाते हैं अपने हाथों में, ठीक, वज़न थोड़ा ज़्यादा है और वज़न उठा के अपने सीने के या पेट के सामने लाते हैं, तो उसके सापेक्ष में क्या करते हैं आप, अपनी अपर बॉडी को पीछे ले जाते हैं और एक कर्व जैसा बनाते हैं, जिससे कि वस्तु और आपका शरीर दोनों साम्यावस्था की स्थिति में बने रहें। तो इसे कहते हैं सेगमेंटेशन मेथड या खंड विन्यास सिद्धांत, कि जब एक तरफ वजन बढ़ रहा होता है तो बॉडी कंपनसेट करने के लिए दूसरी तरफ अपना वजन बढ़ा देती है या उसे स्टेबल करने की कोशिश करती है। ऐसे और भी एग्जाम्पल आपको मिलेंगे अलग अलग खेलों में। जैसे कि सबसे ज़्यादा एग्जाम्पल जो इसका मिलता है वह क्या होता है, जब हम गोला फेंक कर रहे होते हैं या भाला फेंक कर रहे होते हैं या फिर हम लोग वेट लिफ्टिंग का काम कर रहे होते हैं, तो तब हम उस वज़न को सही दिशा या उसे संतुलित रखने के लिए अपने शरीर के विन्यास में बदलाव करते हैं, पोस्चर में बदलाव करते हैं, और उस पोस्चर को बदलाव करके हम संतुलित स्थिति में अपने आप को बनाए रखते हैं। अब आखिरी फैक्टर्स हैं जिनको कि सब कैटेगराइज किया जा सकता है। आखिरी फैक्टर्स जो व्यक्ति से स्वयं संबंधित होते हैं, जैसे कि व्यक्ति या व्यक्ति भी कह सकते हैं या फिर वस्तु भी कह सकते हैं। जैसे कि मास ऑफ द बॉडी, मास ऑफ द बॉडी यानी उसका घनत्व कितना है। यहाँ पर मास को आप कुछ मायनों में वज़न के तौर पर भी ले सकते हैं कि वज़न कितना है चीज़ का। तो सीधी सी बात है कि वस्तु का जितना ज़्यादा वज़न होगा उसकी स्टेबिलिटी भी उतनी ही ज़्यादा होगी। अगर बाकी सब चीज़ें बराबर हैं तो ग्रेटर द मास ऑफ द बॉडी द ग्रेटर विल बी इट्स स्टेबिलिटी। जैसे कि हम स्टेबल हैं, हम चल रहे हैं पैदल, लेकिन अगर हम अपने दोनों हाथों में कुछ वज़न लेके चलें, मान लीजिए 10-10 किलो का, तब हमारी बॉडी ज़्यादा स्टेबल कहलाएगी, बजाय इसके कि हम एक ही हाथ में 20 किलो का वज़न ले लें। तो अगर हम दोनों हाथों में वज़न लेते हैं बराबर बराबर मात्रा में, तब तो स्टेबिलिटी ज़्यादा है, और अगर एक ही तरफ वज़न ज़्यादा रखेंगे तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। और इसके अलावा वज़न अगर ज़्यादा होगा किसी भी चीज़ का तो स्टेबिलिटी अपने आप इंक्रीज़ करती है। दूसरी चीज़ आती है विजन ऑफ द पर्सन। विजन ऑफ द पर्सन यानी देखने का जो दृष्टि का जो सेटिंग है उसकी, वो भी मायने रखती है कि हम जो भी चीज़ कर रहे होते हैं मूवमेंट में या फिर स्टेबल स्थिति में, तो वो भी हमारे बैलेंस को प्रभावित करती है। जैसे अगर आपकी देखने की क्षमता कम है कि चीज़ हमसे कितनी दूर है, कितनी गहराई पर है या फिर कितनी तेज़ी से आ रही है, तो ये सब चीज़ें हमारे फोकस को प्रभावित करती हैं। तो अगर फोकस अच्छा है तो बैलेंस और स्टेबिलिटी भी चलती हुई अवस्था में बेहतर हो जाती है। तो फोकस किससे बनता है? फोकस चीज़ों को देखने से बनता है कि चीज़ हमारे पास कितनी गति से आ रही है, किस दिशा में आ रही है, कितनी ऊंचाई पर आ रही है। तो अगर आप फोकस सही रख सकते हैं तो आप अपनी स्टेबिलिटी को भी बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा व्यक्ति का जो शारीरिक और उसका इमोशनल स्टेट है, यानी फिजिकल एंड इमोशनल स्टेट ऑफ पर्सन, ये भी मायने रखता है कि व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक स्थिति कैसी है, वह भी आपके स्थायित्व को प्रभावित करता है। तो शारीरिक और मानसिक का बीच अगर समन्वय ठीक है तो आप अपनी स्टेबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। जबकि मानसिक तौर पर कोई बीमार हो या शारीरिक तौर पर कोई बीमार हो
तो उसको संतुलन बनाए रखने के लिए थोड़ी ज़्यादा मेहनत या मुश्किल का सामना करना पड़ता है, या उसे ज़्यादा अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल करना पड़ता है अपनी संतुलन की स्थिति को बनाए रखने के लिए। और इसके अलावा जो 2 फैक्टर्स और हैं वह हैं कि चोट लगने की स्थिति में या दर्द होने की स्थिति में, यानी अगर आप किसी दर्द से जूझ रहे हैं, मान लीजिए आपके पैर में चोट लगी हुई है, आपके अटकने में स्प्रेन हो गया है, एंकल स्प्रेन हो गया है या फिर फ्रैक्चर हो गया है, तो ऐसे में अगर आपको पेन हो रहा है तो पेन होने की वजह से क्या होता है कि आपकी मसल्स सही से काम नहीं कर पाती और आपको अपनी बॉडी को स्टेबिलिटी में बनाए रखने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने पड़ते हैं। तो सीधा सा मतलब हुआ, अगर दर्द ज़्यादा है तो वह आपके संतुलन की स्थिति को कम कर देता है। इसके अलावा आखिरी फैक्टर जो हम डिस्कस करेंगे वह है एज ऑफ द पर्सन। तो जो ऐसे व्यक्ति जो कि एडल्टहुड में हैं, वयस्क हैं, वो बच्चों के मुकाबले ज़्यादा स्टेबल होते हैं। और जैसे जैसे एजिंग प्रोसेस बढ़ता है तो आपके स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए जो मांसपेशियां हैं उनको ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो बच्चों के मुकाबले स्टेबिलिटी वयस्कों में ज़्यादा होती है। तो ये कुछ फैक्टर्स थे जो आज हमने डिस्कस करे टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम के साथ साथ, कि जो कि हमारे स्टेबिलिटी को, इक्विलिब्रियम को या बैलेंस को प्रभावित करते हैं। मैं एक बार फिर से सारे फैक्टर्स को आपको बता देता हूँ। पहला था हाइट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्व केंद्र की आधार क्षेत्र के सापेक्ष में ऊंचाई, जो कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी एक बढ़ेगी तो दूसरी घटेगी। दूसरा था बेस ऑफ सपोर्ट, एरिया ऑफ बेस ऑफ सपोर्ट, आधार क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई। तीसरा था रिलेशन ऑफ लाइन ऑफ ग्रेविटी टू बेस ऑफ सपोर्ट, यानी आधार क्षेत्र और गुरुत्व रेखा के बीच का अंतर संबंध। चौथा था प्रॉपर्टीज ऑफ द सपोर्टिंग सरफेस, यानी जिनके बीच में आपस में संपर्क हो रहा है उनके बीच में कैसा संबंध है, क्या क्वालिटीज़ हैं, फ्रिक्शन कितना है। उसके बाद था सेगमेंटेशन प्रिंसिपल, यानी खंड विन्यास सिद्धांत, जिसमें कि कंपनसेट करने के लिए हम अपने शरीर में बदलाव लाते हैं। और लास्ट था सब्जेक्ट हिमसेल्फ, यानी हमारा विजन, इमोशनल स्टेट। तो ये कुछ बिंदु थे जो कि आपके संतुलन को प्रभावित करते हैं। तो इन बिंदुओं की मदद से आप अपने जो संतुलन या इक्विलिब्रियम की स्थिति है उसको मेंटेन कर सकते हैं। ऐसे सभी जो भी फैक्टर्स होते हैं जो कि संतुलन को प्रभावित करते हैं, उनको हम लोग क्या मानते हैं? फैक्टर्स अफेक्टिंग स्टेबिलिटी। फैक्टर्स अफेक्टिंग स्टेबिलिटी। तो आज की क्लास में हम लोगों ने यही चीज़ सीखी कि वो कौन से कारक हैं जो कि हमारे संतुलन को प्रभावित करते हैं। थैंक यू।